बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन लीनियर अलजबरा। स्टूडेंट्स, हम जो है लीनियर अलजबरा का कोर्स जो है उसे स्टार्ट कर चुके हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने ये देखा कि जो वेक्टर्स हैं इन एन डायमेंशनल स्पेस वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि दो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, ठीक है, जब उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर आ जाएं। फिर हमने ये देखा कि जो आपके पास रो वेक्टर है वो क्या होता है, कॉलम वेक्टर वो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें जो हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। तो आज स्टूडेंट्स हम जो है अपना थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो है लीनियर कम्बिनेशन वर्ड जो है इससे क्या मुराद है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि ये वेक्टर फलां वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है तो इस बात से क्या मुराद है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं जी कि लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास क्या मुराद है। जी स्टूडेंट्स, लीनियर कम्बिनेशन, लेट्स सपोज आपके पास जो है एक वेक्टर है v जो कि Rn में है, ठीक है, और ये u1 u2 अप टू सो ऑन um ये भी सारे के सारे Rn के ही वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये वेक्टर v जो है ये इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है कब, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर स्केलर्स मिल जाएं, यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा m, अगर हमें कुछ स्केलर्स मिल जाएं कि जब इन स्केलर्स को हम इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो जवाब v आए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मतलब अल्फ़ा 1 को u1 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस ऐड भी कर रहे हैं साथ, अल्फ़ा 2 को u2 से मल्टीप्लाई कराया प्लस अल्फ़ा 3 को u3 से मल्टीप्लाई कराया प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा m को um से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो इन सब को जब ऐड किया मतलब मल्टीप्लाई करवा के तो आंसर क्या है v। तब जाके हम कहेंगे कि ये वेक्टर v जो है ये u1 u2 अप टू सो ऑन um की लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। तो सादा सी बात है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन कब होगा तो आपने सिंपल कह देना है कि अगर आपके पास स्केलर्स एग्जिस्ट कर जाएं रियल नंबर्स में से, मतलब हमें कुछ स्केलर्स मिल जाएं कि जिनको जब उन वेक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करके ऐड कराएं तो हमारे पास ये वेक्टर v आ जाए, जिसे हम चेक कर रहे हैं कि वो u1 u2 टू सो ऑन um वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये है इसकी डेफिनेशन लीनियर कम्बिनेशन की। एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देता हूँ। लेट v बिलोंग्स टू Rn एंड u1 u2 अप टू सो ऑन um बिलोंग्स टू Rn, ठीक है। वेक्टर v इज सेड टू बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 अप टू सो ऑन um इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करे क्या, स्केलर्स। अब हम स्केलर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगर हमें स्केलर्स मिल जाएं क्या, कैसे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा m जो कि रियल नंबर्स हैं, सच दैट उन स्केलर्स को जब इन वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करें तो जवाब v आ जाए, ठीक है। तब जाके v इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से नीचे क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा आपको क्लियर होगा, देखिएगा। कहते हैं जी राइट दी वेक्टर v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5। अब ये वेक्टर किधर से है, R3 में से है, ठीक है ना। तो कहते हैं जी इस वेक्टर को लिखें कैसे, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिखें किन वेक्टर्स की, u1 u2 u3। तो जैसे ही लीनियर कम्बिनेशन का वर्ड सुना फ़ौरन माइंड में आ गया कि अगर हम इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिखना चाहते हैं, इस v को इन तीनों की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास तीन स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, ठीक है ना। उन स्केलर्स को जब हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करेंगे तो जवाब v आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि v इनकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया। क्लियर है। तो देखिए वी नो दैट v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3। v कब इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन, सच दैट कि वी को हम लिख सके अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो बाय डेफिनेशन हमने लिखा। अब देखें v की वैल्यू v की जगह पे पुट कर दी, v की वैल्यू है 1 माइनस 2 5, ठीक है, और इधर अल्फा 1 ऐसे ही आ गया, और u1 की वैल्यू u1 की जगह पे ये वाली पुट कर दी, प्लस इसमें अल्फा 2 वैसे ही आ गया, u2 की वैल्यू u2 की जगह पे पुट कर दी, प्लस अल्फा 3 वैसे ही आ गया, और u3 की वैल्यू u3 की जगह पे पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अल्फा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो नंबर खुद ही आ जाता है, तो क्या आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह प्लस अल्फा 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा 2, अल्फा 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 अल्फा 2, और इसी तरह ही 3 अल्फा 2, प्लस ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3, ठीक है, और फिर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के अल्फा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या आपको मैंने बताया इनको ऐड कैसे करते हैं, पहले वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, दूसरे वाली आपस में, और तीसरे वाली आपस में। अब पहले वाली टर्म इसकी क्या है अल्फा 1, इसकी क्या है अल्फा 2, इसकी क्या है 2 अल्फा 3, तो जब तीनों ऐड हुई तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ये पहले वाली टर्म्स ऐड होगी, कॉमा, अब दूसरे वाली टर्म्स अल्फा 1 और इसकी दूसरी टर्म 2 अल्फा 2 और इसकी माइनस के अल्फा 3, ठीक है, तो ये लिख दिया अल्फा 1 2 अल्फा 2 माइनस के अल्फा 3। इसी तरह तीसरी वाली टर्म्स ऐड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों, ये हमने बात पढ़ी है पिछले लेक्चर में। तो फिर अब यहाँ पे हम कह रहे हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, इसका मतलब पहले वाली एंट्री के बराबर होगी, दूसरे वाली एंट्री दूसरी वाली एंट्री के बराबर, और तीसरे वाली एंट्री तीसरी वाली एंट्री के बराबर होगी। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ से हमने लिख दी कि 1 इज इक्वल टू ये फर्स्ट वाला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ये लिख दी। इसी तरह -2 सेकेंड वाली एंट्री के बराबर अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, ये देखिए वही चीज़ लिखी। इसी तरह 5 जो है ये बराबर है तीसरी वाली एंट्री के अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। यहाँ पे हमने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस बात का पता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी हुई है अपने फर्स्ट ईयर के जो है चैप्टर नंबर 3 में, मैट्रिसेस वाला, कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आइए देख लें कैसे लिखते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें अल्फा 1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। ठीक है, इसमें अल्फा 2 का कोएफिशिएंट क्या है दूसरे नंबर वाले का 1, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1। इसमें अल्फा 3 का कोएफिशिएंट क्या है 2 तीसरे वाले का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या है इसमें 1, तो इक्वल टू के बाद जो होगा उसको ऐसे डॉटेड लाइन लगा के 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाली इक्वेशन क्या है, ये दूसरे वाली इक्वेशन में पहले वाले के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है ना, अल्फा 1 के साथ तो 1 आ गया। दूसरे वाले में दूसरी एंट्री के साथ अल्फा 2 के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह अल्फा 3 के साथ क्या है माइनस है ना, तो -1, ठीक है, तो ये -1 आ गया। तो इक्वल टू के बाद क्या है -2, तो इधर डॉटेड लाइन के बाद -2 आ गया। ठीक है ना, सिमिलरली तीसरी इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को बेसिकली हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये सारी बात हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में की हुई है। ठीक है ना, तो ये हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की कीमत जो है मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है ना, वैल्यू मालूम करेंगे तो फिर ही वी को हम लिख सकेंगे ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यूज़ नहीं निकलती, ठीक है ना किसी केस की वजह से, तो फिर हम कह देंगे कि वी इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है सॉल्व करके, तब जाके हम कह देंगे कि वी जो है इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है और वो ये है। क्लियर, तो देखिए फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने बाय रॉ ऑपरेशन सॉल्व किया। आपको पता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। अभी मैट्रिसेस का काम जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो मैं जो है इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिएगा, तो जब भी हम जो है किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
ये पहली एंट्री हमारे पास पहला कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे सारे ज़ीरो और लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो इसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, मतलब दूसरे वाली रो में से पहले वाली रो को माइनस कर देंगे। तो ये दूसरे वाली रो में क्या है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो चेंजिंग उसमें आती है। तो यहाँ पे R2 में चेंजिंग आएगी दूसरी रो में, पहली रो में और तीसरी रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उनको एज इट इज़ लिख दे, वो आ जाएगा 1 1 2 1 ऊपर एज इट इज़, और ये 1 3 1 5 1 3 1 5, ठीक है। तो चेंजिंग किधर आई आपकी, चेंजिंग आपकी आई R2 में। अब देखिए 1 R2 का और माइनस 1 R1 का, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसी तरह ही 2 माइनस 1 1 हो गया। इसी तरह माइनस 1 R2 का और माइनस और ये 2, तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया। इसी तरह माइनस 2 R2 का और माइनस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसके नीचे ज़ीरो कर लिया। अब हमने इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए वही काम किया। अब R3 में से क्योंकि माइनस हो रहा है तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 और R2 वही आ जाएगा 1 1 2 1 1 1 2 1, ठीक है। 0 1 माइनस 3 माइनस 3 0 1 माइनस 3 माइनस 3, चेंज अब यहाँ पे आएगी। अब R3 का क्या है 1 और माइनस R1, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया। इसी तरह R3 का क्या है 3, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। और R3 का क्या है 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। और R3 में है 5, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। क्लियर है। तो ये हमने इसके नीचे सारे ज़ीरो बना लिए, ठीक है। अब ये लीडिंग एंट्री है दूसरी रो की, दूसरी रो के लीडिंग एंट्री के नीचे भी हमने ज़ीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिएगा हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब हम जो है R2 में जो है हमारे पास इसके ऊपर 1 है, तो इसके 2 माइनस 1 कर भी देंगे तो नीचे 1 बचेगा, ठीक है। हमने नीचे ज़ीरो बनाना है। तो फिर R2 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवाएं, देखिएगा ज़रा तो क्या बनता है। देखिए चेंजिंग अब R3 में आएगी, क्योंकि R3 में से माइनस हो रहा है ना, ठीक है। तो R1 और R2 को आप एज इट इज लिख देंगे, और R3 में अब देखिए 0 R3 की जगह रखा, माइनस 2 इंटू ऊपर भी 0, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, तो ये तो 0 हो गया। अगले वाली एंट्री में देखिए ये 0, ठीक है, सॉरी ये 2 R3 की जगह पे माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू है 1, तो 2 और माइनस 2 0 नहीं हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ भी हमने 0 बना ली, ठीक है। इसी तरह R3 की जगह पे रखे माइनस 1 और साथ माइनस 2 इंटू R2 की जगह पे माइनस 3, तो माइनस 3 और माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस के 6, और ये क्या है माइनस 1, 6 माइनस 1 का था 5, तो ये 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये R3 की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू R2 क्या है माइनस 3, तो प्लस 6 हो जाएगा, और 4 प्लस 6 10, तो ये 10 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने इस सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है मजीद काम, देखिएगा ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म बन गई, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये अल्फा 1 के कोएफिशिएंट्स थे ना जो पहले हमने लिखे थे, यहाँ पे देखिए जब हमने लिखे पहले अल्फा 1 के कोएफिशिएंट्स हैं, जो दूसरी एंट्रीज पे लिखे हैं वो अल्फा 2 के, जो तीसरी एंट्रीज पे लिखे हैं वो अल्फा 3 के, और ये वाले इक्वल टू के बाद वाले थे, ठीक है। तो फिर देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 1, तो वही हमने काम किया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 1। और इसी तरह ही इसको हम ये अब अल्फा 1 वाला कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, तो ये आ गया अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 3 इक्वल टू माइनस 3, तो ये वो लिख दिया। और इसी तरह ही हमने अब अल्फा 1 वाला अल्फा 2 वाले दोनों 0 हैं कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अल्फा 3 इक्वल टू 10, तो वो लिख दिया। अब यहाँ से देखिए 5 अल्फा 3 इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से 5 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो अल्फा 3 की वैल्यू होगी 2, ये अल्फा 3 की वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे ऊपर वाली क्वेश्चन में, बाय रिवर्स सब्सटीट्यूशन मैंने इसीलिए लिखा है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो देखिए ज़रा अल्फा 2 माइनस 3 इंटू अल्फा 3 की जगह पे 2 इक्वल टू माइनस 3, जब इसको सॉल्व किया तो अल्फा 2 की वैल्यू आ गई
3। ठीक है, अब अल्फा 2 की वैल्यू भी आ गई, अल्फा 3 की वैल्यू भी आ गई। इसको उससे पिछले वाली इक्वेशन में पुट करें ज़रा, तो क्या आ जाएगा ये वाली इक्वेशन में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे वैल्यू इसकी आ गई 3 प्लस 2 इंटू अल्फा 3 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई -6। अब हमारे पास वो 3 स्केलर्स आ गए। ठीक है ना, जो हमने कहा था कि अगर v इनका लीनियर कम्बिनेशन है तो फिर वो ऐसे लिखा जाएगा और वो स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 होंगे। हमने उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, अल्फा 1 की, अल्फा 2 की और अल्फा 3 की। ठीक है, तो वही बात हमने भी यहाँ पे लिखी, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सच दैट v इज इक्वल टू, v को हम फिर लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में अल्फा 1 की जगह पे -6 पुट कर दिया, अल्फा 2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 3 और अल्फा 3 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 2। तो ये आ गया पुट करके -6 u1 प्लस 3 u2 प्लस 2 u3। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी ये वेक्टर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, ये बताएं। तो वो कैसे बताना है, आपने अपने से चेक करके बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद है और इनर प्रोडक्ट से क्या मुराद है, अब हमने ये देखना है जी स्टूडेंट्स। तो डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट से क्या मुराद है, अब हम ये देखते हैं। पहले तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा R2 में, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस में आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, u डॉट v क्या होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लेट आपके पास u एंड v बी 2 वेक्टर्स इन Rn। ये 2 वेक्टर्स हैं आपके n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी कोई n टुपल है, ये भी कोई n टुपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करते हैं u डॉट v से, एंड इज डिफाइंड एज, और उसको डिफाइन करते हैं u डॉट v इज इक्वल टू, अब देखिए u कौन सा वेक्टर है, क्योंकि ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में थे तो ये n टुपल होंगे ना। सपोज कर लें वो a1 a2 अप टू सोन an है ये u, और v के आपके पास b1 b2 अप टू सोन bn है। ठीक है ना, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरे वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा प्लस तीसरे वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा प्लस, ठीक है ना, और nth वाला nth वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन सबको ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो u डॉट v होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब नीचे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन किया हुआ है, वो देखिएगा। हमारे पास एक u वेक्टर है जो कि 1 2 3 4 5 यानी कि R5 में से है, क्योंकि 5 टुपल पड़े हुए हैं। ठीक है, और v भी R5 में से है। ठीक है, तो अब u डॉट v फिर क्या होगा, पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है देखें, प्लस दूसरे वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस तीसरे वाला तीसरे वाले से, चौथे वाला चौथे वाले से, और पांचवें वाला पांचवें वाले से मल्टीप्लाई होके और इनको ऐड किया। तो जब ऐड किया तो आंसर आया -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है u डॉट v का आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आज हमने क्या काम कवर किया, हमने तो एक तो देखा कि किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन होने से क्या मुराद है। ठीक है, और ये देखा कि nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।